हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो फिर बाबा ध्रुव के चैनल पे आपका पहले की तरह स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंशिएंट गॉड्स से रिलेटेड सारा राज। अब देखो दोस्तों, मैं लगभग सारे कोशिश करूँगा कि एंशिएंट गॉड से रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स है वो सब आपके सामने रख दूँ। और ख़ास करके ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ ना एंशिएंट गॉड्स के स्टार सिस्टम को समझाने के लिए, और हर स्टार में उसका कल्टिवेशन लेवल अगर नॉर्मल तरीका से कंपेयर किया जाए तो कितना होता है, इस बात को मैं बताने का कोशिश करूँगा। लेकिन देखो, मैं पहले 2-3 फैक्ट्स बता देता हूँ तुम लोगों को। पहले तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि मैं एकदम डिटेल में जाके अच्छे से एनालिसिस करता हूँ और बताता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि सही बोलूँ, ना कि कुछ भी उलूल चुलूल बक दूँ जाके इस पे। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो एंशिएंट गॉड्स के कल्टिवेशन सिस्टम को बता रहे हैं। अब मैं किसी को गलत तो नहीं कहूँगा, खास करके इंग्लिश में वो हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे उल्टा सीधा भी उन्होंने कुछ भी बोल दिया। मतलब कुछ भी, जैसे गूगल से आप गूगल खोलोगे और वहाँ पे जाके आप लिख दोगे तो वो आपको बता देता है, एक रफ आइडिया दे देता है वो, और बस उसी को उठा के इन्होंने चिपका दिया वहाँ पे, जो कि एकदम बकवास है। जो नॉवेल अंदर डिटेल में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि गूगल पे बहुत सारा उल्टा सीधा चीज़ लिखा रहता है। अब दोस्तों देखो, बकवास ज़्यादा ना करते हुए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में केव वर्ल्ड में जितना भी एंशिएंट गॉड से रिलेटेड फैक्ट्स हैं और उसके ओरिजिन से लेके मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो एंशिएंट गॉड्स के बारे में जानने से पहले आपको एक कैरेक्टर के बारे में जानना होगा जिसका नाम है एंशिएंट ऑर्डर यीमो। अब देखो दोस्तों, ये जो यीमो है ना, एक बहुत पावरफुल कल्टिवेटर था जो कि बाहर से आया था केव वर्ल्ड के अंदर। अब यीमो के ओरिजिन को खोजने से अच्छा है कि आप मेरी बातों को सुनो और यीमो को इग्नोर करो थोड़ा देर के लिए। बस जान लो कि यीमो एक बहुत पावरफुल कल्टिवेटर है और वो बाहर से अंदर आया था केव वर्ल्ड के अंदर और फिर वहाँ पे पेल दिया गया। अब यीमो की तुम लोग सोचोगे पावर लेवल कितनी है, तो देखो दोस्तों, वो एक 27 स्टार एंशिएंट ऑर्डर है, और अगर उसके कल्टीवेशन को हम लोग कंपेयर करें नॉर्मल तरीका से तो एक वॉइड ट्रिबुलेंट रैंक का कल्टीवेटर है। अब दोस्तों देखो, यीमू अंदर आया और पेल दिया गया। अब यीमू जब मर रहा था ना, तब वो क्या किया कि अपने 3000 ड्रॉप ऑफ ब्लड को पूरा का पूरा केव वर्ल्ड में बिखेर दिया, और 3000 ड्रॉप ऑफ ब्लड में से 1000 बन गया एंशिएंट डेविल, 1000 एंशिएंट डीमन, और लास्ट में 1000 जो बचा वो बन गया एंशिएंट गॉड्स। तो दोस्तों देखो, एंशिएंट गॉड्स का जो एक्चुअल ओरिजिन है ना, वो यीमो से हुआ, और यीमो एक्चुअली में एक एंशिएंट ऑर्डर का बंदा था। अब एंशिएंट ऑर्डर एक तरह का रेस है जिसका एक पार्ट था यीमो, जिसका एक बंदा था यीमो। अब एंशिएंट ऑर्डर का ही ब्रांच मेंबर्स में आता है एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डेविल और एंशिएंट डीमन। अब एंशिएंट गॉड्स के आप ओरिजिन को थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके स्टार सिस्टम को रैंक करना। एक्चुअली में ये जो तीनों ब्रांच दिख रहे हैं ना आपको, एंशिएंट गॉड, डेविल और डीमन, तीनों वही 1 से 9 स्टार रूल को फॉलो करते हैं। अब ऊपर आप देख रहे होगे मैंने बोला कि वो 27 स्टार के एंशिएंट ऑर्डर था यीमो, तो उस पर भी मैं आऊँगा, मैं बाद में क्लियर करूँगा कि 27 स्टार कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल अब अभी आप बात सुनो मेरी, और एंशिएंट गॉड्स पे हम लोग फोकस करते हैं। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो रेनेगेड इमॉर्टल है ना, उसमें आपको जो कल्टीवेशन जो बताया गया है ना स्टार वाइज, बहुत ही अजीब तरीका से बताया गया है। मतलब लाइक कुछ क्लियर नहीं है। खास करके ये प्रॉब्लम ब्लड लाइन के कारण होता है, क्योंकि जिसका ब्लड लाइन कमज़ोर होगा ना, वो सेम स्टार पे होकर भी कमज़ोर होगा, ऐसा भी प्रॉब्लम है। इसलिए ब्लड लाइन से तो फ़र्क पड़ता ही है, और खास करके जो लेवल्स हैं ना, वो भी ठीक से डिफाइन नहीं है हर स्टार के लिए, इसलिए बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। और आप गूगल खोलने जाओ तो वहाँ तो कुछ और ही बता रहे हैं भाई, मतलब अलग ही लेवल पे वहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों देखो, और अब ज्ञान ना फैलते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टार एंशिएंट गॉड की बात करते हैं, या फिर कोई भी एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डेविल और या फिर एंशिएंट डीमन, कुछ भी पकड़ लो, उसके फर्स्ट स्टार को हम लोग पकड़ते हैं। तो दोस्तों देखो, फर्स्ट स्टार का जो पावर लेवल होता है ना, लेट कोर फॉर्मेशन स्टेज से लेके अर्ली नेसेंट सोल स्टेज तक होता है। फिर अगर हम लोग सेकंड स्टार की बात करें तो वो अर्ली सोल फॉर्मेशन स्टेज तक जा सकता है। अब चूंकि देखो, तुम लोग देखे होगे कि वो 2 स्टार पे होके भी सोल फॉर्मेशन के बंदों को आराम से पेल देता है। उसका रीज़न है कि देखो, एंशिएंट गॉड का बॉडी बहुत पावरफुल होता है, इसलिए सेम लेवल पे वो आराम से किसी को भी हरा सकता है। अब दोस्तों देखो, अगर हम लोग थर्ड स्टार की बात करें तो पीक ऑफ सोल फॉर्मेशन से लेके अर्ली एसेंडेंट स्टेज तक जा सकता है। अब दोस्तों देखो, ये कहीं भी क्लियरली बताया नहीं गया है कि कितना से कितना जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं नॉवेल पढ़ा हूँ और बहुत कैलकुलेशन और इधर उधर से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद एक रफ एस्टिमेट है, सिर्फ और सिर्फ ये रफ एस्टिमेट है, इसलिए हल्का फुल्का आगे पीछे जरूर हो सकता है। इसलिए मेरी बात पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन हाँ, मैं बहुत रफ फिगर दे रहा हूँ, मतलब बहुत करीब फिगर है, एकदम करीब ही मान के चलो कि एकदम सही ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखो, अभी यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि 2 स्टार पे सोल फॉर्मेशन पे था और 3 स्टार, जबकि स्टार जंप हुआ तब भी ये सोल फॉर्मेशन पे ही है। तो दोस्तों देखो, मैं अभी थोड़ा दिन पहले आप एपिसोड्स देख रहे होगे, तो वहाँ पे आपको जब वांगली ने थर्ड स्टार एंशिएंट गॉड में ब्रेक थ्रू लिया था, तो आपने उसका फाइट देखा होगा जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर से, जो कि अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे था।
उससे लड़ने के लिए वांगलिन को अपना क्लोन बॉडी जो कि सोल फॉर्मेशन के पीक पे था और 3 स्टार एंशिएंट गॉड दोनों को मर्ज करना पड़ा था, तब जाके वो लड़ पाया था। इससे यहाँ पे क्लियरली ये बात साबित हो जाता है कि सोल फॉर्मेशन कि अर्ली से सिर्फ पीक तक जा सकता है स्टार जंप करने से 2 स्टार से 3 स्टार के बीच में। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई स्टार ऐसा है ना कि एक स्टार जंप करने के बाद बहुत लेवल में अंतर हो जाता है, और कोई स्टार ऐसा है कि जंप करने के बाद भी लेवल में चेंज नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार का लेवल ठीक से डिफाइन नहीं है रेनेगेड इमॉर्टल में एंशिएंट गॉड्स का, और ब्लड लाइन पर भी वेरी करता है। इसलिए दिक्कत हो जाता है आगे पीछे जोड़ने कैलकुलेट करने में, और कोई क्लियर डाटा भी हमारे पास नहीं दिया हुआ है, इसलिए सिर्फ हम लोग रफ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों देखो, मैं जैसे कि बताया कि 3 स्टार एंशिएंट गॉड पीक ऑफ सोल फॉर्मेशन से लेके सोल ट्रांसफॉर्मेशन और फिर अर्ली एसेंडेंट तक जा सकता है। बीच में इनके बीच में 3rd स्टार लाई करता है। अब दोस्तों देखो, जो 4th स्टार होता है ना, वो मिड एसेंडेंट से लेके कॉर्पोरियल यांग तक जा सकता है। अब ये कॉर्पोरियल यांग और इल्यूजनरी यिन के बारे में आप जानते हो, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो ये बेसिकली ट्रांजिशन फेज होते हैं 2nd स्टेप और 1st स्टेप के बीच में। और अगर ये आप इल्यूजनरी यिन जो कि कॉर्पोरियल यांग से एक जस्ट पीछे होता है, उसी पे अभी करंटली सीतुनान है। फिर देखो दोस्तों, फिर उसके बाद आता है 5 स्टार एंशिएंट गॉड। अब ये जो 5 स्टार होता है ना, ये अर्ली निर्वाणा स्क्रायर से लेके अर्ली निर्वाणा क्लेंसर तक जा सकता है। अब दोस्तों देखो, ये सिर्फ 5 स्टार ही है, लेकिन फिर भी एक स्टार के अंदर 2nd स्टेप का 2 कल्टिवेशन लेवल टच हो गया। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आगे पीछे हो, लेकिन याद रखना कि ये रफ स्पेक्यूलेशन है, रफ डाटा है, और हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, लेकिन अब मान के चलो कि सही ही है। फिर दोस्तों देखो, जैसा कि मैं बोला, 5 स्टार एंशिएंट गॉड जो होता है अर्ली निर्वाणा स्क्रायर से लेके अर्ली निर्वाणा क्लेंसर तक जा सकता है। फिर हम लोग 6 स्टार की बात करते हैं, तो 6 स्टार मिड निर्वाणा क्लेंजर से लेके अर्ली निर्वाणा शटर तक जा सकता है। अब पता है, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो मेरे को कहेंगे कि गलत है, 6 स्टार पे ऑलरेडी निर्वाणा शटर के पीक तक चला जाता है। तो मैं पता है एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, बहुत आगे है, बहुत आगे एपिसोड्स में। वहाँ पे वांगलिन एक पीक निर्वाणा शटर से लड़ाई कर रहा था। उस वक्त वांगलिन का क्लोन का स्ट्रेंथ मिड निर्वाणा क्लेंजर पे था, और वांगलिन का रियल बॉडी 6 स्टार एंशिएंट गॉड बन चुका था, दोनों कंबाइन था। और वो जो मैं बोल रहा हूँ ना पीक निर्वाणा शटर, वो ऑलरेडी एक निर्वाणा शटर से लड़के आया था और फिर वांगलिन से लड़ता है, और वांगलिन उससे लड़ने में भी वांगलिन का हालत ख़राब हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट वांगलिन को मार ही दिया था, वो इतना पावरफुल बंदा था। वांगलिन 6 स्टार पे जस्ट ब्रेक थ्रू ही किया था उस वक्त। तो ये क्लियर हो जाता है कि 6 स्टार पे जाके वो निर्वाणा शटर नहीं बनता है। अब मैं फिर से बताता हूँ, देखो स्टार का मतलब ये नहीं होता है कि घुसते के साथ तुम उस लेवल में आ जाओगे। स्टार में भी बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है, और जैसे जैसे स्टार के तुम पीक तक पहुँचते हो वैसे वैसे लेवल चेंज हो सकता है। तो वहाँ पे क्लियरली इंसिडेंट है चूँकि बताता है कि 6 स्टार पे होके निर्वाणा शटर से लड़ाई किया था और बहुत बुरे तरह से पिलाया था। तो 6 स्टार ऑलरेडी निर्वाणा शटर पे नहीं जाता, 6 स्टार के पीक पे जाके तुम निर्वाणा शटर तक पहुँच जाओगे, ये हो सकता है। फिर दोस्तों देखो, अब हम लोग 7 स्टार पे आते हैं। अब 7 स्टार क्या होता है ना, मिड निर्वाणा शटर से लेके 5th हेवेंस फ्लाइट के पीक तक जाके और फिर अर्ली 3rd स्टेप तक लगभग पहुंच जाता है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे इतना कंट्राडिक्शन है ना, इतना प्रॉब्लम है ना कि मैं क्या बोलूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि अर्ली 7th स्टार पे ही एंशिएंट गॉड 3rd स्टेप में घुस जाता है, जो कि अर्ली 3rd स्टेप है। तो यार ये गलत है भाई, 7 स्टार पे नहीं घुसता है। मैं अभी तुमको बताया कि 6 स्टार पे तुम बड़ा मुश्किल से निर्वाणा शटर छू ही पाता है, और फिर तुम बोल रहे हो कि 7 स्टार पे वो घुस जाएगा 3rd स्टेप पे। ऐसे नहीं होता है। 7 स्टार के पीक जाके हो सकता है कि वो 3rd स्टेप में घुस जाए, लेकिन वो 7 स्टार पे नहीं घुसता। 7 स्टार के पीक तक जाके ही वो घुस सकता है 3rd स्टेप में। देखो, या तो 8 स्टार पे हो जाएगा, नहीं तो फिर 7th के पीक पे। अर्ली 7 स्टार पे कभी वो अर्ली 3rd स्टेप पे नहीं घुस सकता है, ये बात को अच्छा से दिमाग में बैठा लेना। अब फिर देखो दोस्तों, 7th के पीक पे जाते जाते वो अर्ली 3rd स्टेप कल्टिवेटर बन जाता है, मतलब कि अर्ली निर्वाणा वर्ड लेवल का कल्टिवेटर बन जाता है वो 7th के पीक पे जाके। फिर उसके बाद आता है 8 स्टार। अभी 8 स्टार मिड निर्वाणा वर्ड से लेके मिड स्पिरिट वर्ड रैंक तक जाता है, जो कि 2 के आसपास का रैंक है, जो कि 2 या फिर 2 है अभी करंटली। फिर उसके बाद आता है 9 स्टार। अब ये 9 स्टार जो एंशिएंट गॉड होता है ना, ये अर्ली आर्केन वर्ड लेवल का कल्टिवेटर होता है। अब ये 9th के पीक पे भी चला जाए तब भी आर्केन वर्ड पे ही रहेगा, आर्केन वर्ड जंप नहीं करेगा। अब दोस्तों देखो, कोई भी कल्टिवेटर या तो वो एंशिएंट डीमन, डेविल या फिर गॉड हो, तीनों 9 स्टार के पीक पे जाके आर्केन वर्ड पे अटक जाता है। अब इसके आगे कल्टिवेट करने के लिए तुमको करना पड़ेगा अपना कल्टिवेशन रास्ता चेंज। मतलब कोई गॉड है तो उसको अब डेविल और डीमन का पाथ फॉलो करना होगा। देखो, मैं जैसा कि बोला कि एंशिएंट ऑर्डर से टूट के बना है एंशिएंट गॉड, डीमन और डेविल, तो तुमको वापस से अब तीनों कल्टिवेट करना पड़ेगा ताकि तुम अपने एंसेस्टर जैसा बन सको, जो कि ईमो है। तो इसलिए अगर एंशिएंट गॉड कोई 9 के पीक तक पहुंच गया ना, अब फिर वो आर्केन वर्ल्ड के पीक तक पहुंच सकता है, आर्केन वर्ल्ड तक लगभग पहुंच जाएगा। फिर आर्केन वर्ल्ड के ऊपर जाने के लिए उसको करना होगा डेविल और डीमन का पाथ फॉलो, और फिर उस पाथ को फॉलो करके वो अपना स्टार्स को आगे बढ़ाना शुरू करेगा। मतलब 9 स्टार से ऊपर कुछ होना शुरू होगा। अब दोस्तों देखो, आर्केन वॉइड रैंक आखिर अंत तो है नहीं, इसके आगे भी बहुत सारा कल्टिवेशन रैंक है। आर्केन वॉइड रैंक के आगे आता है वॉइड ट्रिबुलेंट,
और उसके बीच में आता है आर्केन ट्रिबुलेंट रैंक। तो बहुत सारे रैंक हैं और 9 स्टार के बाद न एंशिएंट गॉड, डेविल या डीमन, तीनों का कल्टीवेशन पाथ रुकता नहीं है। बस रास्ता खोजना होता है जो कि एंशिएंट ऑर्डर का पाथ फॉलो करना होता है। बाकी के और जो आपके दोनों भाई हैं ब्रांचेस के, उसका कल्टीवेशन देखना होता है, सीखना होता है और फिर लास्ट में सारे कल्टीवेशन स्टार्स को अटैच करना होता है। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, ये सब मत जानो और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ऑलरेडी तुम बस इतना समझो कि 9 स्टार ऑलरेडी इतना पावर है कि तुम खुलेआम के वर्ल्ड के अंदर मौत का नंगा नाच कर सकते हो या एक्चुअल नंगा नाच कर सकते हो, कोई तुमको बोलने वाला नहीं होगा। कुछ इक्का दुक्का कल्टिवेटर्स ही हैं जिसके पास इतना पावर है कि एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड को कुछ कर सके। एक्चुअली में है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक थप्पड़ में मार के ख़त्म कर सकते हैं एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड को। लेकिन वो कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स बाहर नहीं आने वाले हैं, तब तक तो नहीं आएंगे जब तक उनका इच्छा ना हो, और वो ऐसे भी नहीं आते। तो आप मान के चलो कि 9 स्टार एंशिएंट गॉड पावर के साथ तुम कीवर्ल्ड के अंदर जो चाहे वो कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों चलो हम लोग अपने इस वीडियो को बंद करते हैं और किसी और दिन किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। बाय।